शीतल और तान्या दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शीतल एकदम शांत स्वभाव की थी, तो वहीं तान्या नकचढ़ी और घमंडी थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। शीतल घर के सारे कामकाज अकेले ही करती थी, तो वहीं तान्या पार्टीज और मेकअप की शौकीन होती है। एक रोज तान्या अपने कमरे में पार्टी पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी शीतल उसके कमरे में पोछा लगा रही होती है, तो तान्या जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए वहां पर पाउडर गिरा देती है। तान्या, देखो, मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया और तुमने ये पाउडर गिरा दिया। मैं जानती हूँ ये तुमने जानबूझकर किया है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? ये ले। तान्या अपनी पेंसिल हील से उसका हाथ कुचल देती है और कहती है, ले लगाती रह तू अब फैल कर पोछा। मेरा हाथ। बेचारी शीतल रोती रह जाती है। तभी माया उसे आवाज देती है, शीतल, शीतल, कहाँ मर गई? अरे अभी तक पोछा नहीं लगा क्या? देख, रसोई में बर्तनों का ढेर लगा है, उसे भी धो ले। माया उसकी सौतेली माँ थी, जिस कारण वो शीतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सारा काम शीतल से ही करवाती थी। देखते ही देखते समय बीता और माया ने दोनों लड़कियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जहां वो शीतल के लिए गरीब घर का लड़का देखती है, तो वहीं वो अपनी सगी बेटी का रिश्ता एक बड़े घर में तय कर देती है। ये देख तान्या शीतल से कहती है, शीतल, मुझे तो तेरी फूटी किस्मत पर बड़ा ही रोना आ रहा है। पहले तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, सारी उम्र मेरी उतरन पहनकर बड़ी हुई, और अब गरीब ससुराल में तेरी शादी। एक मुझे देख, सुंदर शक्ल, और अब अमीर ससुराल। मैंने तो शादी से पहले भी ऐश की जिंदगी जी और अब अमीर घर में जाकर भी जीऊंगी। पता है, वहां ढेर सारे नौकर हैं, मुझे तो वहां पर भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ये तो किस्मत किस्मत की बात है तान्या। मैं तो चाहती हूँ कि तुम आगे भी खुश रहो मेरी बहन। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गृह प्रवेश के दौरान तान्या की सास निर्मला उसका स्वागत बड़े ही सिंपल तरीके से करती है, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस थी। आओ बहू, अब इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल की सास शांति फूल बिछाकर और हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आओ और इन फूलों पर चलकर अपने कमरे तक जाओ। हम गरीबों की औकात गुलाब के फूल खरीदने की तो नहीं है, इसलिए मैंने ये गेंदे के फूल ही बिछा दिए। वहीं उसकी ननद अंदर फूलों से उसका बिस्तर सजा रही थी। अपनी सास और ननद का ऐसा स्वागत देख शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो हमेशा तरसती रही, वो प्यार उसे अपने ससुराल में अपनी सास और ननद से मिलता है। अगली सुबह शीतल जल्दी उठती है, तो उसकी सास उसे कहती है, बहू, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हमारे यहाँ सब आराम से उठते हैं, जा तू भी जाकर सो जा। तो वहीं दूसरी तरफ तान्या अपने ससुराल में सो रही होती है, तो उसकी सास उर्मिला उसे आवाज लगाकर कहती है, तान्या बहू, उठ जा, सुबह के 5 बज गए हैं। आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, आज तेरी पहली रसोई है। ओफो, इस बुढ़िया ने भी जीना मुश्किल कर दिया है। एक तो वैसे ही शादी की इतनी थकावट, ऊपर से ये है कि सोने भी नहीं देती। कुछ देर बाद तान्या तैयार होकर नीचे आती है, जहां उसकी सास उससे कहती है, ये ले बहू, ये तेरे खाने की लिस्ट है जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है, समझी? लेकिन सासू माँ, हमारे यहाँ तो इतने सारे नौकर चाकर है। फिर उन सब की छुट्टी कर दी मैंने। अब तू आ गई है तो क्यों मैं उन सबको पैसे दूं? हाँ, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। तान्या अकेले ही खाना बनाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल सोकर उठती है, फिर नहा धोकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तो उसकी सास और ननद भी उसकी मदद करने रसोई में आती हैं। माँ जी, आप दोनों क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं, हम भी तो आपके साथ मदद करेंगे। फिर वो तीनों खुशी खुशी बातें करते हुए खाना बनाती हैं। शीतल अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू होकर भी तान्या खुश नहीं थी। उसकी सास हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। तान्या बहू, तू कब सुधरेगी? तूने फिर से बर्तन धोने का साबुन गलने के लिए छोड़ दिया। अरे कुछ तो बचत करना सीख। हद होती है सासू माँ, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं चली अपने घर। घर आकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। तभी वहां शीतल भी आ जाती है। अरे तान्या बहन, कैसी हो तुम? क्या तुम भी अपने हनीमून पर जाने के लिए गर्म कपड़े लेने आई हो? अच्छा, हम तो मनाली जा रहे हैं। माँ जी ने हम दोनों की वहीं की ट्रेन टिकट बुक करवा दी है। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मेरे जले पर नमक मत छिड़को। तुम जानती भी हो मेरी सास कितनी कंजूस है। पता है माँ, वो तो 5-10 रुपए की चीज के लिए भी मुझे कितना सुनाती है। मुझे नहीं रहना अब उस घर में। ऐसा नहीं कहते बहन, रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। मैं जाकर तुम्हारी सासू माँ से बात करूंगी। शीतल तान्या की सास को समझाती है।
उर्मिला अपनी गलती मानते हुए तान्या को लेने आती है और उन्हें भी हनीमून पर मनाली भेजती है। तान्या भी अब खुश थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो शीतल से अपने किए की माफी मांगती है। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। विष्णु, मेरे पास आओ बेटा। जी बाबूजी, मैं यहीं पर हूं, आपके पास। एक दिन तो सबको जाना है, मेरा भी वक्त आ गया है। लक्ष्मी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो बेटी। अब सुंदर कहाँ है? भैया रास्ते में है बाबूजी, बस पहुंचते ही होंगे। वो भी आ जाता तो ठीक रहता। तुम सबको एक जरूरी बात बतानी थी, कहीं उसके आने से पहले मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा न कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। भैया भाभी बस आते ही होंगे। आएंगे, जरूर आएंगे वो, पर मेरे चले जाने के बाद और आते ही अपना हिस्सा मांगेंगे। अच्छे से जानता हूं उन दोनों को। तुम दोनों बहुत भोले हो और वो दोनों एक नंबर के चालाक। खैर, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैंने इस तरह बंसीलाल स्वर्ग सिधार गए और उनकी बात अधूरी ही रह गई। विष्णु और लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगे। बंसीलाल के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुंदर और उसकी पत्नी मालती थी, जबकि विष्णु उनका छोटा बेटा था और उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। बंसीलाल हमेशा से विष्णु के घर पर ही रहते थे। विष्णु और लक्ष्मी उनकी खूब सेवा करते थे, जबकि सुंदर और मालती को तो हमेशा से बस बंसीलाल की जमीन जायदाद से ही मतलब था। जैसा कि बंसीलाल ने कहा था, उनकी मौत के बाद सुंदर और मालती वहाँ पहुँचे। विष्णु, पिताजी चल बसे क्या? जी भैया, हम अनाथ हो गए भैया। बाबूजी नहीं रहे। कोई बात नहीं, हिम्मत रख भाई। अच्छा ये बता, पिताजी ने जाते हुए कुछ कहा क्या? नहीं तो मतलब, अरे वही अपनी जमीन या खेत के बारे में कुछ? नहीं भैया, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा। हाँ तो ठीक है ना, आप 2 ही भाई तो हो, आधी आधी बांट लो जमीन। भाभी, अभी अभी पिताजी का देहांत हुआ है, ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। हाँ, तो मैं कौन सा बिल्कुल अभी कागज पत्तर मांग रही हूँ। सुंदर और मालती एक नंबर के लालची थे। सुंदर बहुत पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया था और शहर में रहकर उसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, जबकि विष्णु सिर्फ इसलिए गांव में रहा ताकि वो अपने पिता की देखभाल कर सके और खेती बाड़ी संभाल सके। इस तरह से सुंदर के मुकाबले विष्णु हमेशा से ही गरीब ही रहा। लेकिन इस बात का न तो विष्णु को कोई अफसोस था और न ही उसकी पत्नी लक्ष्मी को। दोनों ने मिलकर बंसीलाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उन्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। जबकि अमीर होने के बावजूद सुंदर और उसकी पत्नी मालती एक नंबर के कंजूस और लालची थे। उन्होंने जीते जी तो कभी बंसीलाल की सुध नहीं ली, लेकिन अब उनके देहांत के बाद अपना हिस्सा मांगने जरूर पहुंच गए थे। विष्णु, अब तो सारे काम निपट गए हैं और मेरी छुट्टी भी खत्म होने वाली है। तो आओ, अब जरा बंटवारा कर लेते हैं। भैया, बंटवारा करना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या विष्णु भैया, आप तो रहते हो गांव में, अपनी जमीन की देखरेख कर ही लोगे, पर हम शहर से कहाँ आते रहेंगे बार बार। इतना टाइम थोड़ी ही होता है हमारे पास। अब बंटवारा हो जाए तो हम अपने हिस्से की जमीन बेचकर निश्चिंत हो जाए और फिर चले जाए वापस। भाभी, तो क्या गाँव से कोई नाता नहीं रखोगी? अब यहाँ गांव में है ही क्या लक्ष्मी? पहले पिताजी थे तो फिर भी आना जाना हो जाता था, अब क्या ही करना है यहाँ आकर। मालती और सुंदर ने जिद ठान ली थी कि बंटवारा तो होकर रहेगा। और फिर बंटवारे से ठीक एक दिन पहले, सुनो जी। हाँ बताओ। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि विष्णु अपनी जमीन भी हमें बेच दे तो कैसा रहेगा? पर वो अपने हिस्से की जमीन हमें क्यों बेचेगा? और हम क्या करेंगे इतनी सारी जमीन का भाई? हम क्या करेंगे मतलब? अरे सारी जमीन बेच बाच कर शहर में बढ़िया घर और चमचमाती गाड़ी लेंगे, और क्या। पर ऐसा होगा कैसे भाई? मालती ने सुंदर को अपने दिमाग की सारी खुराफात बता दी। फिर अगले दिन सुंदर सुबह विष्णु से बोला, विष्णु, क्या कर रहे हो? खेत जा रहा हूँ भैया, बीज बोने हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ तहसील नहीं चलोगे क्या? तहसील? वहाँ क्यों जाना है भैया? अरे वो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवानी पड़ेगी ना। ओहो, भैया आप ही देख लो ना ये सब। मुझे वैसे इन सब के बारे में क्या पता। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। भोला भाला विष्णु सुंदर पर बहुत भरोसा करता था। आखिर दोनों सगे भाई थे।
उधर मालती और सुंदर तो यही चाहते थे कि विष्णु उनके साथ ना जाए। मालती और विष्णु उस दिन तहसील के बहाने सारा दिन घूमते रहे और फिर शाम को अपने प्लान के मुताबिक वो घर में दाखिल हुए। अरे भैया भाभी आ गए आप लोग? थक गए होंगे ना, पूरा दिन लग गया आज तो। अरे पूछो मत, पूरा दिन धूप में परेशान हो गए। और हासिल क्या हुआ? ढेला ढेला ही मिलेगा ना, पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा? मतलब पिताजी हमारे लिए इतनी सारी जमीन छोड़ तो गए हैं ना? अरे ये जमीन हमारी नहीं है लक्ष्मी, पिताजी ने बैंक से लोन लिया था ना 2 लाख रुपए का, जो उन्होंने चुकाया नहीं, और बैंक ने अब जमीन पर केस लगा दिया है। तब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा। जमीन हमारी तो क्या, किसी के भी नाम नहीं हो पाएगी। पर भैया, पिताजी ने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते? अगर वो बता देते कि जमीन गिरवी रखी है तो हम नाराज नहीं हो जाते? खुद तो चले गए और हमें भिखारी बना गए। कुछ भी हो भाभी, पर ऐसे तो मत बोलिए पिताजी के बारे में। अरे तुम चुप रहो लक्ष्मी, ये देख रही हो, ये बैंक का नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर हमने 1 महीने के अंदर 4 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो खेत की जमीन के साथ साथ हमारे घरों पर भी कब्जा कर लेंगे। ये भगवान, अब हम क्या करेंगे भैया? अब तो बस एक ही तरीका है विष्णु, 2 लाख तुम दो, 2 लाख हम देते हैं और जमीन बचा लेते हैं। भैया लेकिन इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। विष्णु और लक्ष्मी सुंदर और मालती की चाल में फंस चुके थे। वैसे एक तरीका है जिससे काम बन सकता है। हाँ, तो जल्दी बताओ ना। अगर ये दोनों अपने हिस्से की जमीन बेच दें तो काम बन सकता है। पर हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? आप ही ने तो बताया कि जमीन पर केस है। हाँ, कोई और तो नहीं ले सकता, लेकिन हम तो ले सकते हैं। अगर तुम दोनों अपने हिस्से की जमीन हमें दे दो तो मैं अपने भैया से 2 लाख रुपए लेकर बैंक के पैसे चुका दूंगी, और फिर जब जमीन पर केस खत्म हो जाएगा तो उसे बेचकर अपने भैया के पैसे चुका दूंगी। भाभी, ऐसे तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो नदी के पास अपना छोटा खेत है ना, ऐसा करो उसे तुम ले लो, उसी पर खेती करो। तुम मेरे भाई हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बस एक वही ऐसा खेत है जो गिरवी नहीं है। मालती और सुंदर ने बहुत गहरी चाल चली थी। उधर विष्णु और लक्ष्मी सोच रहे थे कि उनके भैया भाभी ने उनका घर बिकने से बचा लिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा तय हुआ था। लक्ष्मी और विष्णु ने अपने हिस्से की जमीन मालती के नाम कर दी और खुद नदी के पास वाले खेत में खेती करने लगे। फिर कई दिन बीत गए। मालती और सुंदर सारी जमीन मिलने से खुश थे, तो विष्णु और लक्ष्मी भी अपना घर बच जाने की बात से संतुष्ट थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास वाले खेत में, लक्ष्मी, लक्ष्मी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, खेत में जुताई करते हुए मुझे क्या मिला? जुताई में विष्णु को एक लोहे का बक्सा मिला था जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शहर में मालती के घर की घंटी बजी। ये घर सुंदर का है? जी हाँ, आप कौन? हम लक्ष्मी सागर बैंक से आए हैं। आपके पिता बंसीलाल ने 4 लाख रुपए का लोन लिया था हमसे, और उन्होंने उसकी सिर्फ 3-4 किश्तें ही चुकाई हैं। हम गांव में आपकी खेती की सारी जमीन अपने कब्जे में ले चुके हैं और उसकी नीलामी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ना करें तो आपको सूद समेत कुल 9 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 3 महीनों के अंदर। सुंदर आए तो उन्हें ये बात बता देना। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, लेकिन सच तो यही था कि अब जाकर हुआ था असल मायने में बंटवारा। जिसने जो बोया था वही उसे मिल रहा था।